हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। मैं शुभ पांडे, आपका होस्ट और दोस्त, एक बार फिर से आज आपके सामने हम पढ़ रहे हैं रशियन रिवॉल्यूशन क्लास 9 चैप्टर 2। आपने सोशलिज्म इन यूरोप ऑलरेडी देखा होगा, पढ़ाया गया है। उसके बाद हमने अच्छे से समझा कि जो रशिया है वहाँ की सोसाइटी कैसी है, और जो दो पार्टी है, जो दो मेन स्ट्रीम विचारधारा वाले हैं, बोल्शविक और मेंशविक, उनमें क्या फर्क है। जैसे बोल्शविक मेजोरिटी होल्ड करते हैं, मेंशविक अपना क्या करते हैं, माइनॉरिटी सेक्शन में आ जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, जस्ट गिव मी सेकंड प्लीज। ओके फाइन। तो हमने क्या फाइंड आउट किया था यहाँ पे कि बोल्शविक और मेंशविक के अलावा हमने क्या पाया था कि एक जो होता है, मानते हैं कि लेबर्स के थ्रू लेबर्स काफी यूनाइटेड हैं, जो बोल्शविक मानते थे। वहीं मेंशविक का मानना है कि फार्मर्स की जो प्रैक्टिस है ऑलरेडी सोशलिस्ट है, तो फार्मर्स 85% पॉपुलेशन कंटेन करते हैं, तो हम इनको लेके चलेंगे और सोशलिज्म लाएंगे रशिया में। हालांकि ये सारी विचारधाराएं थी, इस पे दो पार्टीज बन जाती हैं, एक के मार्कोव होते हैं हेड और एक के होते हैं लेनिन। फिलहाल ये थी तक की कहानी। इसके अलावा हमने एक और वीडियो पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा द इवेंट ऑफ ब्लडी संडे। क्या पढ़ा? इवेंट ऑफ ब्लडी संडे, जो कि किसकी कहानी थी? आप कहेंगे सर ब्लडी संडे एक 1905 के छोटे से रिवॉल्यूशन, जैसे इंडिया में 1857 की क्रांति थी, उसी तरह से ब्लडी संडे रशिया में एक छोटा था लेकिन इंपॉर्टेंट इवेंट था। उसके बाद बहुत सारी स्ट्राइक होती हैं, और स्ट्राइक के बाद पहली बार किंग ड्यूमा, जो रशियन पार्लियामेंट का नाम है, बनता है, और टोटल 1 2 3 ड्यूमा बनती है। और इन तीनों स्टेप ऑफ ड्यूमा में धीरे धीरे किंग क्या करता है, रेडिकल्स और लिबरल्स को बाहर करके कंजर्वेटिव विचारधारा के लोगों को बैठा देता है इस ड्यूमा में। और फाइनली मिलता क्या है? होता ये है कि वो सब कुछ जो पॉलिटिकल मूवमेंट है धीरे धीरे वो कंट्रोल कर लेता है, और फिर उसका शासन वैसे ही चलता है, थोड़े बहुत बदलाव के साथ चीजें वैसे चलती रहती हैं। लेकिन एरा आता है 1914, 1914, कॉलोनियल पीरियड। एक दूसरे की कॉलोनीज पे कब्जा करना, साम्राज्यवाद, विच इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। देयर इज अ नेशनलिज्म एंड देयर इज अ इंपीरियलिज्म। आप क्लास 9th में जब नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे, उसके लास्ट पॉइंट में आप पढ़ेंगे कि इंपीरियलिज्म क्या है, जिसे साम्राज्यवाद कहते हैं, कि राजाओं ने देखा कि देश बनाने में फायदा है, पब्लिक देश के लिए मर मिटने को तैयार है, और उससे वो अपने उद्देश्य को फाइंड आउट कर सकते हैं और साम्राज्य बना सकते हैं, जिसे कहा जाता है एन एम्पायर, राइट। तो इंपीरियलिज्म की तरफ बढ़ चुकी थी, और दैट वाज द रीजन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, बिकॉज एवरीवन वाज वेरी ग्रीडी। सबको चाहिए था मैक्सिमम कॉलोनीज बना लें, एक दूसरे के देश के रिसोर्सेज को कब्जा कर लें। और ये सारी की सारी कौन कर रही थी? यूरोपियन पावर, जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, स्पेशली वेस्ट यूरोपियन पावर। एंड ईस्ट में रशिया सबसे बड़ी पावर थी, नो डाउट, रशियन एम्पायर आपने देखा ही था। तो ये, और इसी में स्टार्ट होता है द वर्ल्ड वॉर 1 इन 1914 से लेके 1918। और यही एरा है जिसमें रशिया में सोशलिज्म आता है। रशियन रिवॉल्यूशन का भी यही दौर है। क्यों? क्योंकि इस टाइम कहीं ना कहीं किंग के लिए सपोर्ट शुरुआत में अच्छा था, बाद में किंग के लिए सपोर्ट घट जाता है। और जब किंग के लिए सपोर्ट घटता है, तो एक अच्छा मोमेंट होता है कि रशिया में बदलाव लाया जा सके। जैसा कि पहली व्लादिमीर लेनिन ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एक वायलेंट क्रांति भी करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि धीरे धीरे सोली और ग्रेजुअल चेंजेस आए। वी कैन टेक द ऑप्शन ऑफ वायलेंस। सेम चीजें हुई। तो पहले समझते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में, वैसे तो कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में आपने आज तक पढ़ा होगा कि रशिया विनिंग साइड में है। जी हाँ, नो डाउट, रशिया विनिंग साइड में था। लेकिन सवाल यह है कि क्या रशिया विनिंग साइड में होने से क्या रशिया जीता है, जस्ट बिकॉज ऑफ विनिंग साइड में है इसलिए रशिया को भी जीता माना जाए? रशिया की एग्जैक्ट हालात क्या थी? हालात बहुत खराब थी, ध्यान से देखिएगा। दो तरह की पावर होती है, सेंट्रल एंड अलाइड, ठीक है। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की आते हैं। टर्की आज का वही जो तुर्की है, टर्की। और ऑस्ट्रिया अब एग्जिस्ट, बहुत छोटा सा कंट्री है। उस टाइम पे ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर था। ऑस्ट्रिया और हंगरी का मिला के ऑस्ट्रो हंगरिया अंपायर था। और जर्मनी, ठीक है। वहीं अलाइड पावर में फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली एंड रोमानिया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहाँ पे है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यही इटली शिफ्ट हो जाता है सेंट्रल पावर की तरफ। अलग अलग पॉलिटिकल सिचुएशन होती है। तो ये अलाइड पावर्स हैं, इनमें बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई के बहुत सारे कारण हैं, वो कभी और पढ़ेंगे, यहाँ पे वो नहीं पढ़ना। हमें जानना है रशिया की हालत क्या थी। रशिया, द वॉर वाज इनिशियली पॉपुलर एंड पॉपुलर रैलीड अराउंड द जार निकोलस टू। मतलब स्टार्टिंग में रशिया के लोगों ने वॉर को सपोर्ट किया। क्या किया? वॉर को सपोर्ट किया। ऐसा नहीं था कि राजा का डिसीजन गलत माना गया, वॉर को सपोर्ट किया गया कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे वॉर कंटिन्यू होती है, द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। जैसे जैसे वॉर बढ़ती है, उसने कहा कि अभी वॉर की सिचुएशन है,
हम किसी भी ये जो छोटे-छोटे ऑर्गेनाइजेशन बने थे, लेबर पार्टी थी, बोल्शेविक और मेंशेविक थी, इनकी बातों को सिरे से ज़ार ने नकार दिया कि ये लड़ाई का टाइम है। वी आर नॉट गोइंग टू हियर योर डिमांड, वी हैव टू जस्ट सी द पोजीशन ऑन द फ्रंट, कि हमें पहले लड़ाई जीतनी है। इवेंचुअली द सपोर्ट रोड थिन, तो जो सपोर्ट उसको शुरू में मिला था, वो सपोर्ट अब कम हो गया। नाउ द सपोर्ट इज गोइंग टू बी लेस, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहे पीजेंट्स हो या लेबर हो, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए थे। जब पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं रखी गई, तो उनका सपोर्ट कम हो गया। एंटी जर्मन सेंटीमेंट, समझिए एंटी जर्मन क्या है। जर्मनी सबसे बड़ी पावर थी, सिंपल है। अब ऐसे में जर्मनी से रिलेटेड सेंटीमेंट कैसे आया? तो जो किंग की वाइफ है, पहले तो इन्होंने जो पेट्रोगार्ड, सेंट पीटर्सबर्ग जो सिटी थी, सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ ब्लडी संडे का इवेंट हुआ था, उन्होंने इसका नाम बदल दिया और कर दिया पेट्रोगार्ड। पेट्रोगार्ड अपने आप में एक जर्मन शब्द है, तो इसके लिए लोग भड़क गए। आपने जर्मन इतने बड़े दोषी हैं, जानते हैं जब ऐसी आपकी पॉलिटिकल स्थिति होती है, तो छोटी छोटी चीजें भी ना लोगों का माइंड बहुत तेजी से डाइवर्ट करती हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। फिर जो उसकी जारियन अलेक्जेंड्रा, जर्मन, उसकी जो रानी थी, जरीना अलेक्जेंड्रा, उसका ओरिजिन जर्मन था। मतलब हो सकता है कि बाप दादे या खर खानदान में स्टार्टिंग जर्मनी के बेस से किसी खानदान से हुई हो, कोई जर्मनी कंट्री से आई थी, बट द ओरिजिन ऑफ बाप दादा, मतलब नस्लें देखी जाती ना, पीढ़ियां, तो वो कहीं ना कहीं जर्मनी से बिलोंग करती थी। तो जर्मनी के लिए मतलब इन पॉलिटिकल पार्टीज ने इन सारी एजेंडास का बहुत ज्यादा यूज किया राजा के खिलाफ पब्लिक को भड़काने के लिए, कि उसकी बीवी तो जर्मन के है, तो क्या जर्मन से लड़ेंगे, ये वो, दिस इज काइंड ऑफ थिंग्स। और उसका जो एंड हर पुअर एडवाइजर, एक उसका एडवाइजर था जिसको रासपुतीन कहते थे, ही वाज अ मंक, और ऐसी अफवाह उड़ाई कि इस मंक से इसकी वाइफ का अफेयर है। अब इस तरह की भी अफवाह उड़ाई गई, और उस टाइम कोई ऐसा तो था नहीं अफेयर इसको सही किया जाए। तो इस मंक का नाम था रासपुतीन। मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर, तो इससे क्या हो गया कि जो राजा का शासन था, उसको बहुत ज्यादा अनपॉपुलैरिटी मिली, पब्लिक सपोर्ट कम होने लगा। ठीक है, क्योंकि लोग राजा की हर चीज में बिलीव करते थे, तो राजा के परिवार में अगर इतनी कमियां निकाल दी जाए, तो पब्लिक का विश्वास वहां से हट जाता है, और पब्लिक सपोर्ट खो देते हैं। हुआ क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन ईस्टर्न फ्रंट एंड वेस्टर्न फ्रंट। अब समझिए, ईस्टर्न फ्रंट पे रशिया है, राइट? ईस्टर्न फ्रंट पे कौन है? रशिया है। और वेस्टर्न फ्रंट पे कौन है? इंग्लैंड यहाँ पे है, और यहाँ पे फ्रांस है। अब भले ही ये अलाइड पावर है, लेकिन सबकी आर्मी की टैक्टिक अलग है, और प्लस जो जहां पे वो लड़ रहे हैं, वो जियोग्राफी अलग है। अब रशिया में लड़ाई करना आसान काम नहीं है, क्योंकि रशिया बहुत ही कोल्ड इलाका है इन कंपैरिजन टू फ्रांस एंड इंग्लैंड। बस इनका जो मैक्सिमम एरियाज है, वो ओशन से रिलेटेड, ओशन के कहीं ना कहीं ओशन बॉडी में इंग्लैंड आता है। इससे इनके फ्रंट पे लड़ाई अलग थी, और ईस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई अलग थी, भले ही दोनों अलाइड थे। ठीक है, तो देखिए, differed from that one western front, armies fought from the trenches stretched along eastern flanks। ट्रेंचेस का मतलब बड़ी बड़ी गड्ढे और खाइयां वो खोद लेते थे। ठीक है, तो जो गड्ढे और खाइयां थी, उससे क्या होता था, उससे कई बार मतलब कई सारे अटैक से वो अपने आप को, आप जब भी वर्ल्ड वॉर मूवी देखेंगे, तो ट्रेंचेस खोदते थे, फिर उसमें बैठते थे और वहां से शॉट लेते थे, ताकि बम गिरे, गोली चले, तो ट्रेंचेस में वो बच जाते थे। उनको उतनी चोटें नहीं आती थी, कैजुअलिटीज कम होती थी, rather than fighting in a open field, right? Armies moved a good deal and fought battles, leaving large casualty। ईस्टर्न फोर्ट में क्या था, ईस्टर्न फ्रंट में रशिया के साइड से ऐसी कोई टैक्टिक्स लगाई नहीं गई, तो ओपन फील्ड में लड़ते हैं, और ओपन फील्ड में क्या होता है, कैजुअलिटी होने की ज्यादा होती है, तो ज्यादा लोग मारे गए। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग, और जब आप की आर्मी हार रही हो, तो भले वर्ल्ड वॉर वन अलाइड ने जीता, बट इसमें रशिया का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि जर्मनी ने रशिया को इस फ्रंट पे बुरी तरह से हराया था, बहुत ही बुरी तरह से हराया था। भले बाद में जीते उसका फायदा पाए हो, लेकिन शुरुआती दिनों में इनकी हालात बहुत खराब रही। दे वर डिफीटेड वेरी बैडली, ओके, ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। इट वाज अ वेरी वीक पॉइंट। देखिए, Russia's armies lost badly in Germany, जर्मनी में हारी, एंड जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 टू 60। मतलब इन दो फ्रंट पे, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये ईस्टर्न पार्ट से ही अटैच होता है, तो इन दोनों जगहों पे वो बहुत बुरी तरह से डिफीटेड होते हैं। देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटी बाय 1917, मतलब 7 मिलियन कैजुअलिटी का मतलब हो गया कि काफी लोग यहाँ पे अपनी चीजों को हार चुके थे।
तो रशिया आर्मी ने क्या किया, जैसे कि जब जर्मन्स रशिया में एंटर कर रहे थे या जर्मन रशिया के इलाके में एंटर कर रहे थे, तो उन्होंने वहां की क्रॉप्स जो थी और जो बिल्डिंग्स थी उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्डिंग्स को उड़ा दिया, क्योंकि बिल्डिंग्स में मिल जाएगा रहने को तो वो रहेंगे, क्रॉप्स को कट करके फिर वो ग्रेन की सप्लाई बढ़ा लेंगे और खाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे उनको रहने का और ज्यादा दिन टिकने का मौका मिल जाएगा। तो उन्होंने अपने ही लोगों को हटा के बिल्डिंग को उड़ा दिया, उनकी क्रॉप को जला दिया, नष्ट कर दिया, ताकि जर्मन सरवाइव ना कर सके। इससे क्या हो गया, क्रॉप की शॉर्टेज, प्लस वहां पे जो लोग रहते थे अब उनका घर गायब है, तो उनको शिफ्ट होना पड़ा कैपिटल सिटी रशिया की तरफ, जिससे वहां की पॉपुलेशन क्या हो गई, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गई, अचानक लोगों को अपना घर शिफ्ट होना पड़ा। द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट, ओके, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू द 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। 3 मिलियन रिफ्यूजीज रशिया में आते हैं जो रशियन अंपायर के बॉर्डर्स पे थे, और उनको रशिया में आना पड़ा, क्योंकि बेचारे कहाँ जाए। द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड गवर्नमेंट एंड जार एंड सोल्जर डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वार। अब इससे क्या हो गया, गवर्नमेंट जो भी चल रही थी और जो जार किंग था उसकी बहुत ज्यादा साख नीचे गिर गई, और ऐसी वॉर सोल्जर नहीं लड़ना चाहते। 4 साल कोई वॉर लड़ो, अपनी चीजों को डिस्ट्रॉय करो, फैमिली का कोई टेक कर करने वाला नहीं, इतने लोग मारे जा रहे हैं, और वो जो मारे जा रहे हैं उनका क्या। तो इस तरह की वॉर से रशिया की कमर टूट गई, वहां की मेल पॉपुलेशन लगभग में साफ हो गई, मेल पॉपुलेशन में भारी गिरावट आई, जो भी हेल्दी थे उनको कहाँ भेज दिया गया, जो जो कभी हथियार नहीं उठाए थे लेकिन हेल्दी थे, तो उनको लड़ाई पे भेज दिया गया, उठा के लड़ाई पे भेज दिया गया। तो कई सारी वर्कशॉप क्या थी जो डेली लाइफ की चीजें प्रोड्यूस करती थी, वो हो गई क्लोज, वो हो गई क्लोज। फसलों को, पॉपुलेशन बढ़ने से, को डिस्ट्रॉय करने से शॉर्टेज आ गई ब्रेड्स में, फसलों में, और फीमेल्स को ज्यादा काम करना पड़ा। सेवर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज, इससे इंडस्ट्रीज बहुत तरह प्रभावित हैं। रशिया ओन्स इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर्स, माना कि रशिया एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री थी और वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत नाम मात्र की थी, लेकिन कंट्री की जो सप्लाई थी वो कट ऑफ हो गई अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर से, क्योंकि रशिया में जो बाल्टिक सी है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैक्सिमम चीजों के सप्लाई के लिए। जर्मन चालाक थे, उनको रशिया को हराना था, उन्होंने बाल्टिक सी पे कंट्रोल कर लिया, कोई भी शिप जाती थी उड़ा देते थे। बाल्टिक सी पे कंट्रोल करने से रशिया की इंडस्ट्रियल सप्लाई कट ऑफ हो गई। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया, ठीक है, और इस तरह से इंडस्ट्रीज में होने वाले जो इक्विपमेंट्स यूज होते थे उनकी सप्लाई बंद हो गई, बहुत तेजी से खराब भी होते हैं हद से ज्यादा ठंडी पड़ने के कारण, तो वो चेंज नहीं हो पाए, तो उसकी प्रोडक्शन में कमी आ गई। 1916 में रेलवे लाइंस बिगेन टू बी ब्रोकन, रेलवे लाइंस को उड़ाना स्टार्ट कर दिया। एक तो वर्क फोर्स की कमी है, मैक्सिमम लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ऊपर से बहुत कम लोग बचे हैं, ऊपर से आप रेलवे लाइन उड़ा रहे हो, तो जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है ना, ट्रांसपोर्ट किसी कंट्री का बिगाड़ दीजिए, किसी कंट्री का कम्युनिकेशन बिगाड़ दीजिए, सारी बात ही खत्म हो जाती है। एबल बॉडीड मैन, जिनकी भी बॉडी सही थी मैन, उनको बुला लिया गया वॉर के लिए, तो मैक्सिमम काम किस पे आ गया, वुमेन्स पे। लेकिन वुमेन्स कितना काम करेंगे, घर का भी सारा काम करना है। तो देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर, और स्मॉल वर्कशॉप जो कि रेगुलर जरूरत की चीजों को प्रोड्यूस करती थी वो क्या हो गई, शट डाउन हो गई। लार्ज सप्लाईज कहाँ जा रही थी, सेना को जा रही थी खाने के लिए, विच रिजल्टेड इन द फूड शॉर्टेज। और विंटर 1960, विंटर में सबसे ज्यादा हालत खराब होती है। रॉयट्स एट द ब्रेड शॉप, मतलब जहां पे भी आटा चावल जो भी दुकानें थी वहां पे दंगे होना आम बात थी, क्योंकि लाइन लगी है, सबके बच्चे भूखे हैं, मारपीट होना आम बात है। तो ये रहा था कुछ अनपॉपुलर चीजें जो रशिया में वर्ल्ड वॉर 1 के ड्यूरेशन में आई, और इससे राजा का बहुत ज्यादा पॉपुलर सपोर्ट घट गया। राजा वॉज अनेबल टू टोटली मैनेज इट, और इसका फायदा उठाते हैं कौन, बोल्शेविक, और फिर से एक रिवॉल्यूशन लाते हैं 1917 में लेनिन की रिटर्निंग से। तो उसको हम पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर में। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।